हेलो फ्रेंड्स, मैं आयुष। मैं आप सबका इस ज्ञान गंगा यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूँ। देखिए, अभी हम पढ़ेंगे 7th चैप्टर, उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग, राइट, केमिकल बॉन्डिंग। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं कि अब तक केमिस्ट्री में 6 चैप्टर पढ़ चुके हैं, बहुत ज़्यादा कवर हो चुका है केमिस्ट्री, आधा से ज़्यादा रास्ता हम तय कर चुके हैं। तो आपको रिमाइंड कराना चाहूँगा कि क्या क्या चीज़ें आप पढ़ चुके हैं। सबसे पहले अगर मैं आपको बताऊं तो पदार्थ की प्रकृति आपने पढ़ा, जिसमें सॉलिड, लिक्विड, गैस, ये सारी और पदार्थ की अवस्थाएं बताता हुआ पढ़ा। फिर आप देखेंगे मेरे साथी तत्व, यौगिक, मिश्रण, इन सब में अंतर क्या होता है, सारा चीज़ बताया। फिर एक नया चैप्टर आया था मोल कॉन्सेप्ट, उसमें एवोगाड्रो नंबर और मोल, कुछ न्यूमेरिकल्स कैसे सोल्व करना होता है, सबको आपको बताया। सब में एक रिलेशन कैसे बनता था, मैं आपको बताया। और अगला उसके देखेंगे तो विलियन पढ़े थे। विलियन में भी देखेंगे कि निलंबन क्या होता है, कोलाइडल क्या होता है, ये सारी चीज़ें देखे। सॉल्यूट क्या होता है, सॉल्वेंट क्या होता है और सॉल्यूशन क्या होता है। साथ साथ अगर नया चैप्टर एक आया था एटॉमिक स्ट्रक्चर बोलकर, परमाणु संरचना, उसमें मैं आपको सारी चीज़ें बताता हुआ आया। फिर आप देखेंगे रेडियो सके रहता था। उसके बाद कल मैं आपको बताया था तत्वों की आवर्त वर्गीकरण, जिसमें मैं डोबेराइनर का, न्यूलैंड्स का और मेंडलीव का और मोजले का पीरियोडिक टेबल के बारे में बताया कि कैसे कैसे उसका विकास हुआ। आज जो एक नया टॉपिक है आपके सामने, उसका नाम है केमिकल बॉन्डिंग। और अगर केमिकल बॉन्डिंग नहीं समझ में आएगा तो आगे के टॉपिक में आपको दिक्कत होगा। इस वजह से जो लोग नए हैं मेरे दोस्त, प्लीज़ सिलसिलेवार ढंग से एक सीक्वेंस मेंटेन करते हुए आप वीडियोज़ को देखते हैं, लेक्चर को देखते हैं, आपकी समझ डेफिनेटली बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप शुरुआत करते हैं। अब देखिए, सबसे पहले केमिकल बॉन्डिंग की बात कर रहा हूँ तो कुछ चीज़ें समझना है आपको। सबसे पहला चीज़ क्या है, जो तत्व होते हैं तो तत्वों के परमाणु संयोग करके अणु का निर्माण करते हैं। क्योंकि आपको पता होगा कि दो एटम जब मिल जाएंगे तभी एक मॉलिक्यूल का निर्माण करेंगे, वही कह रहा है और कुछ और नहीं है। अब देखिए, केमिकल बॉन्डिंग का एक डेफिनेशन क्या होगा, परमाणुओं के बीच आकर्षण बल कार्य करता है। सही बात है, अलग अलग अगर परमाणु है तो उनके बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स काम करता है उसके बारे में बता रहा है। साथ साथ बोल रहा है कि दो परमाणु को बांध कर रखता है। कौन सा बल? आकर्षण बल। जो बांध कर रखता है उसी को बोलते हैं रासायनिक बंधन, केमिकल बॉन्डिंग, कुछ और नहीं बल्कि यही है। नेक्स्ट बात देखिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने लिया कि क्लोरीन के अणु में क्लोरीन के दो परमाणु होते हैं। क्लोरीन अगर ये Cl2 है तो ये आपका क्या है, अणु है। लेकिन अगर सिर्फ Cl है तो ये क्या है, आपका परमाणु है। मेरे दोस्त, मैंने क्या कहा कि क्लोरीन के अणु में, तो क्लोरीन के अणु में क्लोरीन के दो परमाणु होते हैं। नजर आ रहा है, Cl2 मतलब दो परमाणु है, ठीक है। रासायनिक बंधन द्वारा जुड़ा होता है। तो ये दोनों जो अगर जुड़े हुए हैं Cl2 एक दूसरे से, इसका मतलब वहां पे एक केमिकल बॉन्ड है, रासायनिक बंधन है, जिसके द्वारा एक दूसरे से वो जुड़े हुए हैं। अगली बात मैं क्या बता रहा हूं कि रासायनिक बंधन के प्रकार बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्त, यहां से क्वेश्चन बन जाता है। सबसे पहला, इसे 3 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। पहले को बोलते हैं आयनिक बॉन्ड्स, या आयनिक या वैद्युत संयोजक बंधन कह सकते हो। दूसरे को बोलते हैं कोवैलेंट बॉन्ड और तीसरे को बोलते हैं कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड। सबसे पहले इसके नीचे जाने से पहले, इसके समझने से पहले एक बात बताऊं, कई बार एग्जाम में पूछा है कि इनमें से सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड कौन सा होता है। पहले बता दूं, आयनिक बॉन्ड होता है, दूसरे नंबर पे कोवैलेंट बॉन्ड होता है, तीसरे नंबर पे कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड होते हैं। ठीक है, तो इन तीनों को आप, इसीलिए मैं इस तरह से अरेंज किया हुआ हूं, देख पा रहे हैं आप। तो इसलिए पहला, दूसरा, तीसरा, ठीक है। सबसे स्ट्रॉन्ग कौन होगा, ये आपको दिमाग में रखना चाहिए, आपको समझ में भी आ जाएगा क्यों है। पहली बात देखिए, इसका आयनिक बॉन्ड्स का क्या मतलब है, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से उन दोनों परमाणुओं के मध्य, देखिए, एक परमाणु से दूसरे परमाणु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण होने से उन दोनों परमाणुओं के मध्य बंधन बनता है। इसी को आयनिक या वैद्युत संयोजक बंधन कहते हैं। दूसरी तरह से, दूसरी डेफिनेशन क्या कहता है, किसी एक धातु के परमाणु के किसी भी अधातु के परमाणु पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण से बंधन बनता है। क्या समझाना चाह रहा हूं, देखिए एग्जाम्पल से समझ आएगा ये। एक मान लीजिए मैं लेता हूं सोडियम। आप समझ लीजिए, सबसे पहले सोडियम 11वें नंबर पे है, आपको पता चल चुका होगा, आपका पहली क्लास में मैं आपको समझाया, पहले दूसरे में। तो अगर आप देखेंगे सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो क्या होता है, 2, 8 और 1। ये क्या होता है, K-L-M, आप समझ चुके हैं, सारी चीज आपको बताया गया है। अब देखिए मेरे दोस्त, इसका मतलब ये बाहरी कक्षा में, बाहरी ऑर्बिट में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन है। अगर एक इलेक्ट्रॉन नहीं होता तो 2 और 8 है, इसका मतलब इसका स्टेबिलिटी होता। तो ये क्या चाहेगा कि एक इलेक्ट्रॉन दे दे। वहीं पे आप क्लोरीन के अगर बारे में बताऊं मैं आपको, ये 17 नंबर पे होता है, तो 2, 8, 7,
ये अगर इसके पास साथ नहीं होता तो इसका भी स्टेबल होता। इसका मतलब ये एक देना चाहेगा और ये क्लोरीन एक लेना चाहेगा, तो जो देने वाला होता है वो धनायन होता है और लेने वाला हमेशा ऋणायन होता है। तो यही चीज आपको समझा रहा हूं। और क्लोरीन आपको पता चल चुका है कल, जैसा मैं आपको समझा पाया कि क्लोरीन अधातु होता है, सोडियम धातु होता है। मेरे दोस्त फिर से पढ़ता हूं, किसी एक धातु के परमाणु से किसी अधातु, तो धातु ये है, किसी अधातु ये है, अधातु के परमाणु पर एक या एक से अधिक इलेक्ट्रॉन का पूर्ण स्थानांतरण, साझा नहीं कह रहा मेरे दोस्त, मैंने क्या बोला, पूर्ण स्थानांतरण की बात कहा, ठीक है। इसका मतलब पूरी तरह से वो इलेक्ट्रॉन उसका, जैसे मैं इसको बोलूंगा कि थोड़े 1 घंटे के लिए ले ले और एक बार बोलूंगा पूरी तरह से ले ले, तेरा ही है, अपना ही समझ ले आज से। तो इसका मतलब ये पूरी तरह से उसको दे रहा हूं ना, वही कह रहा है। पूर्ण स्थानांतरण से जो बंधन बनता है उसी को बोलेंगे आयनिक बॉन्ड। और इसीलिए देखिएगा इस पे एक आयन बन जाएगा, इस पे एक आयन बन जाएगा। क्या मैं आपको समझा पाया? दूसरी बात इसको और देखिए, जब ये इस तरह से ब्रेक हो जाएगा, इसका मतलब ये Na+ हो जाएगा और ये Cl- हो जाएगा, फिर इसकी भी वैलेंसी 1, इसकी भी वैलेंसी 1, वैलेंसी एक्सचेंज हो जाएगा, तो क्या होता है फिर फाइनली बनता है NaCl, और यही कहलाता है सोडियम क्लोराइड, कुछ और नहीं होता, ठीक है। तो Na+ कैसे बना सब आप समझ गए, सोडियम क्लोराइड। अगली बात, इसका गुण क्या होता है, आयनिक बॉन्ड्स का गुण क्या होता है? देखिए सबसे पहले तो बोल रहा है कि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, और चूंकि ये स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, आप रीजन समझ गए ना क्यों होता है, क्योंकि उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन, एक दिया है दूसरा एक लिया है और हमेशा के लिए ले लिया है, तो दोनों क्या होगा, मजबूती से एक दूसरे का साथ देंगे, इसीलिए स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होंगे। अब यहाँ पे समझिए इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ज्यादा होता है आयनिक बॉन्ड का, कई बार ये भी क्वेश्चन पूछा है मेरे दोस्त। नेक्स्ट, जल में विलय होता है, इसको भी सोचने की जरूरत है क्या? जल में आप नमक डालिए, उसका आयन Na+ में Cl- में ब्रेक कर जाएगा, वही चीज अगला यहाँ पे लिख रहा हूं, देखिए यौगिक जल में घुलकर आयन में टूट जाते हैं, और कैसे टूट जाएंगे, एक तो Na+ बन जाएगा और दूसरा Cl- बन जाएगा। क्लियर है? अगली बात समझिए, विद्युत के कुचालक होते हैं। क्यों विद्युत के कुचालक है? क्योंकि इससे इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं होता है। अगली बात समझिए, सहसंयोजक बंधन अर्थात कोवैलेंट बॉन्ड, ये भी इंपॉर्टेंट है बहुत ज्यादा, ठीक है। तो इसको भी आपको अच्छे से समझना होगा। सबसे पहले क्या बोल रहा है इसका डेफिनेशन, जब दो परमाणुओं के बीच इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है, पूर्ण रूप से नहीं देता, जो पूर्ण रूप से देता है वो कौन सा, आयनिक बॉन्ड था, तो साझेदारी से रासायनिक बंधन का निर्माण होता है। क्लियर? दूसरी बात, जब एक अधातु दूसरे अधातु से संयोग करती है, मैंने वहां क्या बताया था, जब एक धातु दूसरे अधातु से संयोग करता है, लेकिन यहां क्या बोल रहा हूं, दोनों अधातु, ठीक। तो जब एक अधातु दूसरे अधातु से संयोग करती है तो उनके परमाणुओं के मध्य इलेक्ट्रॉन की साझेदारी होती है। एग्जाम्पल से समझ में ज्यादा आएगा। देखिए, तो इसको बता रहा है कि ये 3 प्रकार से हो सकता है, ठीक। देखिए क्या नाम दिया है, एकल सहसंयोजन बंधन, ठीक है, इसको हटा दीजिए। दूसरी बात बोल रहा है द्विक, मतलब द्वि सहसंयोजन बंधन, और एक बोल रहा है त्रिक सहसंयोजन बंधन। मेरे दोस्त, हाइड्रोजन परमाणु अगर देखेंगे तो एक हाइड्रोजन इधर दूसरा इधर, क्या बोल रहा है कि एकल सहसंयोजन, मतलब एक बॉन्ड इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, एक इलेक्ट्रॉन इसका, देखिए दोनों एक एक क्या कर रहा है, साझा कर लिया, तो इससे जो बॉन्ड बना, संयोजन हुआ, वो क्या कहलाएगा, एकल सहसंयोजन बॉन्ड। यहाँ पे देखिएगा ऑक्सीजन के साथ, तो सबसे पहले ऑक्सीजन को आपको समझना पड़ेगा, कितने नंबर पे होता है ऑक्सीजन, 8 नंबर पे होता है। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2 और 6 लिखेंगे, इसका मतलब इसके बाहरी कक्षा में 6 इलेक्ट्रॉन होंगे। अब देखिए लिख लीजिए, नहीं तो फिर आप परेशान होइएगा। अब देखिए ऑक्सीजन है 1 2 3 4 5 6, क्या इसी तरह से यहाँ लिखा हुआ है 1 2 3 4 5 6, इसी तरह से 1 2 3 4 5 6, तो इसका मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन दोनों एक दूसरे से साझा कर लेंगे, और यहाँ पे क्या बनेगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे क्या बनेगा, सिंगल बॉन्ड, इजंट इट। इस साइड अगर आइएगा तो त्रिक बोल रहा है, इसका मतलब त्रिक, आप नाइट्रोजन को सबसे पहले समझिए कितने नंबर पे होता है, 7वें नंबर पे है, तो देखिए 2 और 5, इसका मतलब इसके बाहरी कक्षा में 5 इलेक्ट्रॉन है, और ये 5 इलेक्ट्रॉन किसी को देना चाहेगा या 3 लेना चाहेगा, डेफिनेटली 3 लेना चाहेगा। तो अब एक बात फिर से समझिए, अगर आप नाइट्रोजन को लिखेंगे तो मैं लिखा 1 इलेक्ट्रॉन यहाँ, 1 यहाँ, 2 और यहाँ पे 3 दिया हुआ है, इधर नाइट्रोजन है 1 और 2, 3 इधर है, इसका मतलब ये क्या बना लिया, ट्रिपल बॉन्ड बना लिया नाइट्रोजन, तो इसीलिए क्या कहलाया, त्रिक सहसंयोजन बंधन। ये क्या कहलाएगा, द्विक, और ये क्या कहलाएगा, एकल। क्या मैं आपको समझा पाया यहाँ तक? अगली बात आप समझिए, तीसरा एग्जाम्पल, तीसरा उप सहसंयोजन बंधन, या इसको कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड बोलेंगे। ये क्या होता है, इसका डेफिनेशन देखिए, एक ही परमाणु द्वारा पाए गए इलेक्ट्रॉन युग्म की साझेदारी, ठीक है, दोनों में साझेदारी से 2 परमाणु के मध्य होने की क्षमता को
के बंधन को बोलते हैं उप सहसंयोजन बंधन, कोऑर्डिनेट्स बॉन्ड। यहाँ पे देखिए आप समझ पाएंगे NH2 इसका मतलब क्या है, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो NH2, ठीक है। तो यहाँ पे मतलब नाइट्रोजन है और हाइड्रोजन है। मेरे दोस्त अभी आपको मैं समझा रहा था कि नाइट्रोजन के पास 5 इलेक्ट्रॉन फ्री है, 2 यहाँ पे दे दिए, ठीक है। और यहाँ पे H2 लिखा हुआ है, इसका मतलब हो सकता है कि एक हाइड्रोजन इधर हो एक हाइड्रोजन इधर हो, फिर भी इसके पास एक इलेक्ट्रॉन खाली है, क्योंकि 3 और 2 5 तभी होगा, इसीलिए एक H+ को वो अपने में जोड़ लिया है। और फिर भी एक खाली अगला में देखिएगा तो H3 हो गया, अगर एक 2 है हाइड्रोजन, एक ही ले लेगा तो H3N हो जाएगा, एक और हाइड्रोजन को जोड़ लिया तो NH4 हो जाएगा, इसके बाद अब तो नहीं बचेगा। समझ पा रहे हैं। नेक्स्ट देखिए लोन पेयर, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन इससे भी आता है, तो इसको भी मैं इंपॉर्टेंट ही लिखूंगा। सबसे पहले लोन पेयर पूछेगा होता क्या है, इलेक्ट्रॉनों की निर्जन जोड़ी, हिंदी में क्या बोलेंगे इसको, निर्जन जोड़ी, ठीक है। देखिए जब संयोजक बंधन के बनने में परमाणु के बाह्यतम कक्षा में सभी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं ले पाते तो कुछ इलेक्ट्रॉन जाहिर सी बात है बच जाएगा, और यदि ये पेयर में बच जाएगा तो उसी को बोलेंगे लोन पेयर। पेयर का मतलब जोड़ी, इसीलिए बोलते हैं इसको निर्जन जोड़ी, इजंट इट। अगली बात आप समझिए, जब संयोजक बंधन के बनने में परमाणु के बाह्यतम कक्षा में, ध्यान रहे ये बात, बाह्यतम कक्षा में सभी इलेक्ट्रॉन भाग नहीं लेते तो कुछ तो बच जाएंगे, और यदि वो पेयर में बच गए तो मैं क्या बोला कि वही कहलाएगा आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। जैसे एग्जांपल के लिए मैंने लिया H2O का, फिर से आप मेरे साथ समझिए। H2O का मतलब क्या हो जाएगा, ये ऑक्सीजन है, ये पेन कम दिखता होगा आप लोग को। H2O का मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन और हाइड्रोजन, मान लेता हूं ऐसा। ऑक्सीजन अभी आपको बताया था कि इसके बाहर में 6 इलेक्ट्रॉन है, तो मान लीजिए 1 2 3 4 5 6। हाइड्रोजन का 1 है, इस हाइड्रोजन का 1 है, इसका मतलब मेरे दोस्त हाइड्रोजन क्या करेगा, बॉन्ड बना लेगा इसके साथ भी बॉन्ड बना लेगा। लेकिन ये एक पेयर और ये एक पेयर खाली है, तो कितना हो गया, ये 2 लोन पेयर यहाँ पे बन जाएंगे, ठीक है। लेकिन आप लोग को एक होमवर्क दे रहा हूं, अमोनिया में आप बताएंगे कि कितने लोन पेयर होगा, ठीक। अमोनिया अगर कैसे लिखेंगे, नाइट्रोजन, ठीक है, और हाइड्रोजन 3 है, इसका कितना इलेक्ट्रॉन होता है और कितना हाइड्रोजन है, कितना लोन पेयर बचेगा, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर करेंगे। देखिए करते नहीं है आप लोग, जरूर बताया कीजिए आंसर जो भी हो, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट देखिए संयोजकता क्या होता है, वैलेंसी क्या होता है, पहले भी बताया लेकिन इसकी जरूरत है अभी, तो मैं बताते हुए बढ़ूंगा। सीधा सीधे बोला कल भी कि जब अष्टक पूरा करना हो और अष्टक पूरा करने के लिए जितना इलेक्ट्रॉन देना पड़े या जितना लेना पड़े या जितना साझा करे उतना ही इलेक्ट्रॉन उसकी संयोजकता होती है, वैलेंसी होती है, इजंट इट। अगली बात देखिए कि वही मैं बोला हूं, अष्टक को पूरा करने के लिए जितने इलेक्ट्रॉनों को त्यागना पड़े या ग्रहण करना पड़े या जितने इलेक्ट्रॉन का साझा करना पड़े वही उसकी संयोजकता कहलाएगी, इजंट इट। अगली बात आप देखिए आयन क्या होता है, जब कोई परमाणु या परमाणुओं का समूह इलेक्ट्रॉन्स का त्याग करता है या ग्रहण करता है तो वे विद्युत आवेश प्राप्त कर लेते हैं। मेरे दोस्त हो सकता है इलेक्ट्रॉन जो दे रहा है वो तो धनायन होगा, जो ले रहा है वो ऋणायन होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं आयन दो तरह से नजर आ रहा है क्या, देखिए ना, आयन धनायन हो सकता है, ऋणायन हो सकता है। धनायन कब, जब इलेक्ट्रॉन का त्याग करेगा, ऋणायन कब, जब इलेक्ट्रॉन का ग्रहण कर लेगा, यही तो बता रहा था, ठीक है। अब इसका एग्जाम्पल के लिए मैं अगर कुछ बताऊं तो जैसे Na+, Mg2+, तो ये दोनों क्या कहलाएंगे, धनायन कहलाएंगे मेरे दोस्त। और अगर क्लोरीन माइनस है तो ये क्या कहलाएगा, ऋणायन कहलाएगा। तो एग्जांपल समझ लिए। और CO3 कार्बोनेट का होता है CO3 2-। ये सब कैसे होता है थोड़ा मेरे को एक दिन समझाना पड़ेगा, कुछ चीज़ें आपको याद करनी पड़ेगी, बाकी चीज़ें ठीक है। आपको एक होमवर्क और देना चाहता हूँ, जो लोग मेरे साथ शुरुआत से केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं काफ़ी अब मेरे हिसाब से कंफर्टेबल हो गए होंगे। कुछ चीज़ें अगर आप रियाज करेंगे तो बहुत अच्छा होगा। जैसे आप क्या करें, 1 से लेकर 20 तक, क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ, इस तरह से लिखेंगे, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, पोटेशियम, कैल्शियम। इस तरह से आप 20 तक लिखेंगे। सबका परमाणु संख्या तो यही है, बगल में ऐसे लिखेंगे सबका परमाणु भार, राइट, इस साइड में यहाँ पे सबका परमाणु भार लिखेंगे, एटॉमिक मास,
उसके बाद सबका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे इस साइड में, समझ पा रहे हैं। अगर आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख पा रहे हैं तो उसके जस्ट बगल में लिखिएगा संयोजकता, बैलेंसिंग कितना कितना होता है। बहुत आसान हो जाएगा और ये काम आप जरूर कर लेना अपनी कॉपियों में। मैं तो आपके पास नहीं आऊँगा देखने के लिए, लेकिन आपको करना चाहिए। अगर आप मेरे को फॉलो कर रहे हैं, मेरे को समझना चाहते हैं, मेरी तरीका को समझना चाहते हैं, आप ये काम करें, आपको बड़ा सहूलियत होगा। और जो इतने चैप्टर अब तक पढ़े उसका एक तरह से सारगर्भित हो जाएगा, आपके कॉपी पे आ जाएगा। और एक बात बताता चलूँ, बहुत सारे मेरे साथ आप लोग जुड़े हुए हो। अभी क्या हो रहा है, लगातार साइबर अटैक हो रहा है। तो एक मेरे तरफ से एक छोटा सा संदेश है और इम्पोर्टेंट है, शायद इस चीज़ को गंभीरता से लीजिएगा। हर किसी के फ़ोन में आज के टाइम में नेट बैंकिंग जुड़ा हुआ है। दूसरी बात देखिएगा, फ़ोन बैंकिंग या फिर देखेंगे पेटीएम, फ़ोनपे, गूगल पे, ये सारी चीज़ें हैं। ऐसे में क्या हो रहा है, लगातार कई लोग आपको अलग अलग तरीके का लिंक देंगे और आप क्लिक करेंगे, आपका सारा पैसा समाप्त हो जाएगा, किसी और को ट्रांसफ़र हो जाएगा और आप ऐसे ही देखते रह जाएंगे। इसका कई नमूना मेरे सामने आया है। कई लोगों को मैं ऐसे जानता हूं जिनका लाखों रुपया चला गया है। बेहद संवेदनशील है ये चीज़, ठीक है। अभी ये मैं आपको करंट अफेयर्स में भी पढ़ा रहा था कि एक वायरस है, मालवेयर है, और वो चीज़ आपके पर्सनल फ़ोन से डेटा, पर्सनल डेटा को चोरी करता है। ऐसे में सजग होना बहुत ज़रूरी है। खासे तौर पे आजकल देखते होंगे घरों में बच्चे जो होते हैं वो फ़ोन का इस्तेमाल करते हैं, वो कार्टून वगैरह देखने के लिए या कुछ भी छोटी छोटी चीज़ें उनको, जैसे डोरेमोन, शक्तिमान, ऐसी ऐसी चीज़ों में वो व्यस्त है। तो आप जाहिर सी बात है उनको फ़ोन देते हैं, जाने अनजाने में गलती से भी क्लिक हुआ तो ऐसे में खतरा आपके घर पे, आपके ऊपर मंडराएगा। तो मेरे हिसाब से आपको अलर्ट जरूर रहना चाहिए। यही एक छोटा सा संदेश मैं आपको देना चाहता था। अगर आपके आसपास के कोई भी लोग हैं, प्लीज़ आप उन्हें सचेत करें, ये बहुत ज़रूरी है। हमारे सामाजिक कर्तव्य है कि हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, एक संदेश देना चाहिए। मैं आपके माध्यम से कई लोगों तक पहुंच सकता हूं, इसलिए मैं यहाँ से खड़ा होकर आपको सचेत कर रहा हूँ, ठीक है। जो लोग नए चैनल में आए हैं वो लोग प्लीज़ वीडियोज़ को सारे देखें, सही तरीके से देखें। कोई सुझाव हो, कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट्स के माध्यम से मुझ तक पहुँचें, मैं आपको रिस्पॉन्स जरूर दूंगा। धन्यवाद।